गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कोच अप IAS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है मनीष शुक्ला और आज आंसर क्राफ्ट सीरीज में हम लोग लेक्चर 2 में बात करेंगे टेल वर्ड्स की। देखिए, हम सभी लोग जो भी प्रिपरेशन करते हैं या जिन्होंने प्रिपरेशन करी उनको पता होगा कि कंटेंट मोर एंड लेस जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक ही कंटेंट पढ़ते हैं, उनके नोट्स भी लगभग एक जैसे होते हैं। डिस्पाइट कि एक जैसा कंटेंट पढ़ के एक जैसे नोट्स बना के किसी व्यक्ति की एवरेज 80-85 मार्क्स आते हैं जीएस के पेपर में और किसी दूसरे व्यक्ति के 120-115 नंबर आ रहे हैं, तो दोनों के आंसर में अंतर क्या है? वैसे तो कई फैक्टर्स होते हैं जो डिफरेंस पैदा करते हैं, बट एक बड़ा फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेल वर्ड्स का। टेल वर्ड्स जैसे डिस्कस, जैसे एग्जामिन, ठीक है, जैसे क्रिटिकली एनालाइज। अब देखिए, टेल वर्ड्स के बारे में कुछ आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि टेल वर्ड्स जीपीएस की तरह काम करते हैं। जैसे जो गूगल मैप होता है वो आपको बताता है किस डायरेक्शन में आपको जाना है। सिमिलरली टेल वर्ड्स जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको ये बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डेप्थ में पहुंचना है आपको कोई आंसर करते टाइम। एग्जाम्पल के लिए आप किसी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको मल्टीपल रूट्स दिखाई देते हैं, राइट? तो टेल वर्ड्स उन रूट्स की तरह हैं। डिस्कस का रूट अलग होगा, एग्जामिन का रूट अलग होगा, एनालाइज का रूट अलग होगा। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेल वर्ड को समझे बिना आंसर स्टार्ट कर दिया तो जो डिमांड है क्वेश्चन की आप उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक बड़ा फैक्टर जो कि मार्क्स में रिफ्लेक्ट होता है, एवरेज मार्क्स और अच्छे मार्क्स में, वो बड़ा फैक्टर होता है टेल वर्ड्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो टेल वर्ड्स हैं ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। तो पहले तो डिफरेंशिएटर जानेंगे और उसके बाद हर टेल वर्ड पे एक क्वेश्चन को मैं उन्हीं कुछ जो उस टेल वर्ड का मीनिंग है उसके बेसिस पे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप इसको और बेहतर और प्रैक्टिकल ढंग से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप सब लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिए और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, समझिए, ये दो कॉलम है आपके, एक टेल वर्ड का है और एक फोकस एरिया का है। कौन सा टेल वर्ड पूछा जाएगा तो उसमें क्या चीज आपको फोकस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेल वर्ड में लिखा है डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब का सिंपल मतलब यह है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी पूछा गया हो, उसके जो भी फीचर्स हैं, आप उन फीचर्स को इन्यूमरेट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 करके। आपको इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर डिस्क्राइब पूछा जाता है तो याद रखिएगा, सिंपल मतलब उसका यह है कि जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको सिंपल ही उनको लिख देना है। आपको किसी तरीके के फर्दर एनालिसिस में इंटर नहीं करना है, राइट? तो डिस्क्राइब का मतलब यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसके फीचर्स या फैक्ट्स के बारे में लिख देना है वहां पे। ठीक, दूसरा है एक्सप्लेन। अब देखिए, एक्सप्लेन बेसिकली अगर आप डिस्क्राइब को दूसरे शब्दों में कहें तो ये व्हाट की बात करता है, क्या की बात करता है। फीचर्स माने क्या, और वहीं पे एक्सप्लेन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है। ये मोर फोकस्ड है वाई और हाउ पे, कि मतलब इस कॉज, ये कॉज है, इस कॉज का ये इफेक्ट रहा। तो जब भी आपको एक्सप्लेन टेल वर्ड मिले तो ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन टेल वर्ड में आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात करनी है, राइट? अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे आगे क्वेश्चन के थ्रू। अभी आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि डिस्क्राइब का मतलब होता है फीचर्स को लिखना, एक्सप्लेन का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाना, राइट? फिर क्वेश्चन है, टेल वर्ड है एग्जामिन। तो एग्जामिन में क्या करना होता है आपको कि जो क्वेश्चन है
उसमें जो आंसर जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो फीचर्स बताइए, व्हाट का आंसर दीजिए, फीचर्स बताइए, और फीचर्स बताने के बाद आपको उसकी जो पॉजिटिव इंपैक्ट है और जो नेगेटिव इंपैक्ट है दोनों को हाईलाइट वहां पे करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको प्रॉज एंड कॉन्स बताने होते हैं वहां पे, ठीक है, कि क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आप एड्रेस कर रहे हैं उसमें, राइट। तो एग्जामिन का मतलब क्या है? एग्जामिन का मतलब ये है कि आपको दो डायमेंशन, एक पॉजिटिव डायमेंशन और एक नेगेटिव डायमेंशन, दोनों को एड्रेस करना होगा। आपको प्रॉस भी दिखाने होंगे, आपको कॉन्स भी दिखाने होंगे उसके। ये है एग्जामिन, राइट। नेक्स्ट है एनालाइज। एनालाइज का सिंपल सा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है उसको आप छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आप ब्रेक डाउन करेंगे उसको छोटे पार्ट्स में, और ब्रेक डाउन करने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और अगर संभव हो तो जो आपने ब्रेक डाउन किए हैं डिफरेंट पार्ट्स में, उसको तोड़ा है, उन पार्ट्स को इंटीग्रेट करने की भी बाद में कोशिश कर सकते हैं आप। तो ध्यान रखिए जब एनालाइज पूछा जाएगा तो एनालाइज का मतलब क्या है? ब्रेक करिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, और ब्रेक करने के बाद उनको इंटरप्रेट करना है आपको, राइट। द नेक्स्ट इज कमेंट। कमेंट का मतलब यह है, सबसे पहले आप एड्रेस कीजिए व्हाट, मतलब जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको आप 1 2 3 4 5 6 करके लिख दीजिए, राइट। उनको लिखने के बाद आपका मत क्या है, आपका व्यू क्या है, उसको आपको लिखना होता है, राइट। तो आप अपना मत जब भी लिखेंगे तो वो मत, वो आपका जो जो आपका एक तरीके से जजमेंट है, इट मस्ट बी बैक्ड बाय सम एविडेंस, राइट। तो जब भी कमेंट पूछा जाए तो कमेंट का मतलब यही है कि पहले तो आप जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को लिखिए और फिर अपना मत बताइए कि आपका व्यू पॉइंट क्या है उस पर, राइट। ये होता है कमेंट। फिर आता है डिस्कस। ध्यान रखिए जब भी आपसे टेलवर्ड डिस्कस पूछा जाए तो डिस्कस का मतलब है कि आपको वहां पे मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल का मतलब आपको पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, ये डिफरेंट डायमेंशन से उस चीज को वेट करना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा डिस्कस का मतलब है आपको मल्टी डायमेंशनल होना है, आपको मल्टी डायमेंशनल होना है यहां पे। नेक्स्ट इज इवेल्युएट। ध्यान रखिए जब भी आपको टेलवर्ड इवेल्युएट पूछा जाए तो आप किसी चीज को इवेल्युएट कैसे करेंगे? कुछ पैरामीटर्स हैं, तो पहले तो आप कुछ पैरामीटर्स लिखिए कि मान लीजिए ये 5 पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पे आप वेट करिए कि उन पैरामीटर्स के आधार पे ये कितना सक्सेसफुल हुआ और कहां पे अभी भी इसमें शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं, राइट। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे आप एड्रेस? आप पहले कुछ कॉमन पैरामीटर्स ढूंढिए, उन पैरामीटर्स के आधार पे देखिए कि कितना सक्सेसफुल हुआ है, किस एक्सटेंट तक वो सक्सेसफुल हुआ है और क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं। तो ये मतलब होता है इवेल्युएट का कि आपको सक्सेस और शॉर्टकमिंग्स दोनों बतानी होती है। फिर बात आती क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली एनालाइज। तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी हाईलाइट करेंगे, बट उसका ग्रेटर एनालिसिस आप करेंगे, डीप में जाके, डेप्थ में जाके उस चीज का विश्लेषण आप करेंगे, उसके जो भी शॉर्टकमिंग्स होंगी, जो भी कमियां होंगी, उसको जरूर आपको हाईलाइट वहां पे करना है, ठीक। और कंक्लूड करते समय थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको रहना है, राइट। अभी जब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे तब आप इसको बेटर इसको समझ पाएंगे। वहीं जब क्रिटिकली एनालाइज बोला जाए तो बहुत अंतर नहीं है क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली एनालाइज में, बस कंक्लूड करते टाइम आपको थोड़ा यह ध्यान रखना होता है कि यहां पे आपको पूरा जजमेंट लिखना होता है। मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यहां पे आपको बताना है, जज करना है सिचुएशन को, राइट। तो क्या करेंगे आप? जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के फीचर्स को आप बताएंगे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करेंगे, बट फोकस आपका उसके शॉर्टकमिंग्स पे रहेगा, और अल्टीमेटली कंक्लूड करते समय आपको उस पर जजमेंट पास करना होता है एक तरीके से, राइट। तो ये एक मीनिंग है
जो भी टेल वर्ड्स है, टेल वर्ड अगर डिस्क्राइब है तो क्या फोकस करना है, अगर डिस्कस है तो आपको क्या फोकस करना है, राइट। तो अब हम लोग एक एक टेल वर्ड को पकड़ के एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझ पाए जो बात अभी तक हुई है, ठीक है। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बेसिकली वो क्या पूछा है, रैयतवारी जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करने की बात यहां पे कर रहा है, यहां पे, ठीक है। तो याद करिए डिस्क्राइब में अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, फीचर्स, ठीक, फीचर्स की बात कर दी है। तो देखिए अब इसका आंसर देखिए, समझिए। अब यहां पे आप देखिए जरा, डिस्क्राइब था, रैयतवारी सिस्टम के बारे में पूछा गया। तो देखिए पहली चीज, सेटलमेंट मेड डायरेक्टली विद द इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स। ये देखिए क्या है, उसकी फीचर्स के बारे में बात की है कि नहीं, यहां पे फीचर बताया। दूसरा देखिए, रैयत रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोप्राइटर विद राइट्स ऑफ सेल, गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस, अगेन फीचर। वो है क्या, व्हाट को एड्रेस किया गया है कि रैयतवारी सिस्टम माने क्या। यहां पे बताया गया किसके साथ किया जाता है, यहां पे बताया गया जिसके साथ किया जाएगा उसको क्या अधिकार होंगे, यहां पे बताया गया कि रेवेन्यू डिमांड क्या होगी, उसमें रेट्स क्या होंगे और कहां पे थी। सिंपली फीचर्स को बताया गया, उसके बियॉन्ड नहीं गए। तो जब भी आपसे टेल वर्ड डिस्क्राइब होगा तो ध्यान रखिएगा क्या है करना है वहां पे, केवल और केवल फीचर्स। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 इसके बॉडी में ये 5 फीचर्स यहां पे बताए गए हैं रैयतवारी सिस्टम के। ये नहीं पूछ रहा था आपसे बेसिकली कि आप ये बताइए क्रिटिकली एनालाइज करिए, पूछ रहा था क्या, तो आपने किसी तरीके का विश्लेषण किया नहीं किया, आपने सिंपली ये बताया रैयतवारी सेटलमेंट था क्या, व्हाट वाला एड्रेस किया पॉइंट, ध्यान रखिएगा। तो ये अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यहां पे टेल वर्ड है एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो अब मुकुल बताओ एक्सप्लेन का मतलब क्या था। एक्सप्लेन का मतलब था कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, यही था। तो यहां पे कॉज क्या है, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, इसका जो इफेक्ट होगा आपको वो सिंपली बता देना है। तो अब देखिए इसके आंसर को कैसे इन्होंने एड्रेस किया, देखो एक्सप्लेन है कॉज एंड इफेक्ट चेन। सब्सिडरी अलायंस से क्या हुआ, देखिए इंडियन रूलर्स हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर एक्सपेंस, ये इफेक्ट बताया इन्होंने कि सब्सिडरी अलायंस की वजह से क्या हुआ कि इंडियन रूलर्स को अपने एक्सपेंस पे ब्रिटिश ट्रूप्स को रखना पड़ा, ये इफेक्ट हो गया, राइट। कॉज क्या था, सब्सिडरी अलायंस। इफेक्ट क्या हुआ, ये इफेक्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ा। इफेक्ट क्या हुआ कि वीक रूलर्स स्टैब्लिश हो गए भारत में। इफेक्ट क्या हुआ, एनेक्सेशन हो गया टेरिटोरीज का। इफेक्ट क्या हुआ, ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ बिना वॉरफेयर के, ठीक है। तो आप देखिए इस पूरे आंसर में 1 2 3 4 5 जो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे फोकस क्या है, इफेक्ट। क्यों, क्योंकि टेल वर्ड में क्या था, एक्सप्लेन। तो जब भी टेल वर्ड एक्सप्लेन होगा तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, इफेक्ट्स पे आपको फोकस अपना मेंटेन करके रखना है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट टेल वर्ड क्या था, एग्जामिन। याद करिए एग्जामिन में मैंने क्या बताया था, एग्जामिन में मैंने बताया था प्रोज और कॉन्स को ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशंस पे आपको फोकस करना है। तो पहले मैंने बताया था कि वो है क्या, व्हाट बताना है, फिर उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट था, क्या नेगेटिव इंपैक्ट था, ये बताना है। अब देखिए examine the factors responsible for the rise of regional political parties in India since the 1980s.
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में राइज करी? तो देखिए तो पहले व्हाट बताया गया, फैक्टर्स बताए गए कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी राइज करी। मंडल कमीशन, कास्ट मोबिलाइजेशन, रीजनल आइडेंटिटी असर्शन, कांग्रेस का डिक्लाइन, लिंग्विस्टिक और एथनिक एस्पिरेशंस। तो ये व्हाट को यहाँ पे बोला गया कि भाई वो पूछ रहा था ना कि क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ी, तो पहले हमने ये बता दिया कि ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ी। बट यहाँ पे हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि टेल वर्ड इस बार डिस्क्राइब नहीं था, टेल वर्ड एग्जामिन है। और जब भी एग्जामिन टेल वर्ड होगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। कि जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज करी तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा कि फेडरलिज्म डीपेन हुआ, डाइवर्सिटी को और बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिला। सिमिलरली नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि इंस्टेबिलिटी आ गई, फ्रेगमेंटेड मैंडेट्स आने लगे। तो जब भी आपसे एग्जामिन पूछा जाएगा तो आप व्हाट पे रुक नहीं जाएंगे, आप पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रॉस और कॉन्स दोनों को भी वहां पे दिखाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। राइट? क्यों? क्योंकि टेल वर्ड क्या था? एग्जामिन। अब देखो एनालाइज, इस बार टेल वर्ड है एनालाइज। ये पूछा रहा एनालाइज द कॉजेज ऑफ लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया डिस्पाइट राइजिंग एजुकेशनल अटेनमेंट। तो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात यहां पे हो रही है। टेल वर्ड है एनालाइज। याद करिए एनालाइज में क्या मैंने बताया था कि आपको ब्रेक करना है डिफरेंट पार्ट्स में, और ब्रेक करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना है, हर एक जो डायमेंशन होगी उसको। तो देखिए इसका आंसर देखिए, लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल, तो उसकी देखिए मैंने बोला ना इसको पार्ट्स में डिवाइड करिए डिफरेंट। तो देखिए पहला पार्ट क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा क्या है? सोशियो कल्चरल फैक्टर, तीसरा है स्ट्रक्चरल फैक्टर, चौथा है पॉलिसी गैप्स। यही तो बात की थी। एनालाइज में क्या करना है? आपको ब्रेक करना है डिफरेंट पार्ट्स में। आपने ब्रेक कर दिया, इकोनॉमिक पार्ट, सोशियो कल्चरल पार्ट, पॉलिसी पार्ट, स्ट्रक्चरल पार्ट। और ब्रेक करने के बाद उसको इंटरप्रेट किया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? सूटेबल जॉब्स नहीं है, वेज डिस्पैरिटी है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या है? पैट्रियार्की है, अनपेड केयर वर्क है। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन है इकोनॉमी में। ठीक। पॉलिसी गैप्स क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट्स अनइवन है। राइट? तो एनालाइज हुआ था, तो एनालाइज टेल वर्ड का मतलब क्या है? अगेन रिपीट करेंगे हम, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे। राइट? एनालाइज का सिंपल सा मतलब ये होता है। फिर आगे चलो, इस बार कमेंट पूछा गया। तो कमेंट में मैंने क्या बताया था? पहले आपको फैक्ट्स दे देने हैं और फिर आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है। राइट? तो देखिए, The Right to Information Act has empowered citizens, but its implementation faces serious challenges. Comment. तो देखिए, पहले बता दिया कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट्स रहे उसके। उसने सिटीजन को एम्पावर किया, उसने स्कैम्स को एक्सपोज किया, उसने ग्रास रूट पार्टिसिपेशन इंश्योर किया। फिर चैलेंजेस बता दिए कि बैकलॉग इंफॉर्मेशन कमीशन है, मिसयूज है, इंटिमिडेशन ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट है। ये तो वो वाला पार्ट है, स्टैटिक वाला पार्ट है, जहां पे ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना। बट क्योंकि वो कमेंट पूछ रहा था, तो कमेंट पूछ रहा है तो आपको अपना व्यू पॉइंट यहां पे रखना पड़ेगा। अपना व्यू पॉइंट क्या है कि ठीक है, आरटीआई की वजह से बहुत सारे, और आरटीआई में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बट डिस्पाइट दैट हमको आरटीआई को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। देखिए आपका व्यू है, डिस्पाइट चैलेंजेस आरटीआई हैज फंडामेंटली ऑल्टर्ड सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो आपका व्यू क्या है कि हाँ चैलेंजेस हैं आरटीआई में, लेकिन इसके बावजूद भी आरटीआई बहुत इफेक्टिव रहा है। राइट? ये क्या है? हमारा मत, आपका। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये व्यू पॉइंट आपको देना पड़ेगा। अगर टेल वर्ड में क्या पूछा गया है? कमेंट पूछा गया है। राइट? नेक्स्ट है डिस्कस। याद करिए, डिस्कस में मैंने क्या बताया था? आपको अपने आंसर में जितनी मल्टीपल डायमेंशंस आप यूज कर सकते हैं, आपको उतनी डायमेंशंस यूज करनी है जब डिस्कस पूछा जाए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल। ठीक है?
सारी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल रखना है आपको अपने आंसर को। तो पूछा है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द कल्चरल चेंजेस। अब देखो, जैसे मैंने बोला था मल्टी डायमेंशनल आपको रखना है, तो मल्टी डायमेंशनल रखते हुए इसने क्या, पहले इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताया, वो डायमेंशन दी जहां पे इसने पॉजिटिव इफेक्ट किए हैं, वो डायमेंशन दी थी जहां पे इसने नेगेटिव इंपैक्ट किए हैं, फिर वो डायमेंशन दी, ये डायमेंशन कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन की है, और फिर साथ साथ सोशल इश्यूज भी बताए यहाँ पे। ठीक, तो ध्यान रखिए जब भी आपसे टेल वर्ड क्या है, टेल वर्ड है डिस्कस, तो उस चीज को आपको जितनी भी डायमेंशंस आपको समझ में आ सकती है पेस्टल अप्रोच का इस्तेमाल आप करेंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, सारी डायमेंशन से आप उसको वेट कर सकते हैं, राइट। ये आपको डिस्कस में करना है। फिर इवैल्यूएट, इवैल्यूएट में मैंने क्या बताया था, आप पहले पैरामीटर सेट कीजिए और पैरामीटर्स के आधार पे वेट करिए। उसके आधार पे जब आप वेट करेंगे तो देखेंगे कि कुछ किसी एक्सटेंट तक उसने सक्सेस अचीव करी है और कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं। तो बेसिकली सक्सेस और शॉर्टकमिंग्स किस बेसिस पे, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, ये होता है इवैल्यूएट का मतलब। देखिए स्ट्रेंथ बताई गई, मतलब सक्सेस बताई गई, वीकनेस बताई गई, राइट, यही बताना है आपको कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये सक्सेस है और ये शॉर्टकमिंग्स है, राइट। तो इवैल्यूएट का सिंपल सा मतलब ये होता है। आगे आप देखें तो क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। सुप्रीम कोर्ट के रोल को पूछ रहा है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को इसने एक्सपेंड किया, इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले तो आपको फीचर्स बताने होंगे, फैक्ट्स बताने होंगे। बेसिकली फैक्ट्स बताने के बाद आपको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना होगा, बट फोकस कहां रहेगा आपको, उसके फोकस रहेगा आपको जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आया है वहां पे, राइट। और फिर कंक्लूड करते टाइम आपकी टोन थोड़ा क्वेश्चनिंग रहेगी। ठीक, देखिए क्या किया इसने, देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया कि कैसे इसने जो राइट बेस्ड पूरा रिजीम है उसको एक्सपेंड किया जुडिशियल एक्टिविज्म ने। तो जुडिशियल एक्टिविज्म से आर्टिकल 21 के तहत एनवायरनमेंट, एजुकेशन, प्राइवेसी, इस सब को जोड़ के राइट बेस्ड रिजीम को और बड़ा बनाया गया। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट क्या था, नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि इससे पार्लियामेंट की पावर, ठीक है, इससे टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड स्टैब्लिश हो रही, जो दिखा गया, जुडिशियल ओवररीच, इंक्रोचमेंट ऑन लेजिस्लेटिव डोमेन, सब्जेक्टिविटी, ये सब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। फोकस हमारा यहां पे रहेगा। कंक्लूड करते टाइम देखो, मैंने बोला था कंक्लूड करते टाइम आपकी टोन क्या रहनी चाहिए, थोड़ी क्वेश्चनिंग रहनी चाहिए। द कोर्ट्स एक्टिविज्म हैज डीपेंड डेमोक्रेसी बट अनचेक्ड इंटरवेंशन रिस्क अंडरमाइनिंग सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है कि अगर इंटरवेंशन अनचेक्ड रहा तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है ये इरोड हो जाएगा, ये अंडरमाइन हो जाएगा। क्लियर है बात। थोड़ा सा आप यहां पे क्वेश्चनिंग फॉर्मेट में ये जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो आप दिख रहे हैं यहां पे कि अनटिल एंड अनलेस आप इस जुडिशियल इंटरवेंशन को चेक नहीं करते, सेपरेशन ऑफ पावर अंडरमाइन हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, critically analyze the proposal of one nation one election in the context of India's federal structure and democratic ethos. So critically analyze, याद करिए critically analyze में क्या था, पहले तो आप फीचर्स बताएंगे, फीचर्स के बाद उसका पॉजिटिव जो इंपैक्ट है उसको बताएंगे, फोकस आपका नेगेटिव जो उसका क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है वहां पे रहेगा। लेकिन कंक्लूड करते समय आपको किसी तरीके की दुविधा में नहीं रहना है, कंक्लूजन आप परफेक्ट जजमेंट पे करेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि टेल वर्ड क्या है, क्रिटिकली एनालाइज। तो देखिए वही पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर घटेगा, पॉलिसी पैरालिसिस कम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी आएगी, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है,
फेडरलिज्म वीकेन होगा, रीजनल पार्टीज अंडरमाइन होंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस है इसमें, राइट। बट कंक्लूजन देखो, यही क्रिटिकली एग्जामिन को क्रिटिकली एनालाइज से अलग करेगा। देखो, while the idea has merits, its implementation in a diverse federal democracy like India may compromise representation। सीधे सीधे लिखा, staggered reform phased election may be more pragmatic। बिल्कुल सीधे सीधे आप बता रहे, किसी तरीके की दुविधा नहीं है आपको। आपने सीधे सीधे बोला कि भाई आप क्या करिए, फेज्ड इलेक्शन करिए, आपको एक झटके में वन नेशन वाला इलेक्शन नहीं करना, आप फेज्ड रिफॉर्म करिए। आप स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है आपका, यहाँ पे आपको किसी तरीके की दुविधा नहीं दिख रही, आपका फाइनल स्टांस में आप बिल्कुल स्ट्रांगली इस चीज को बता रहे हैं कि आप एक साथ ना करके फेज्ड रिफॉर्म करिए, राइट। तो ये टेल वर्ड का पूरा आज का ये आपका लेक्चर था। ये पूरा जो मैंने पीडीएफ बनाई है ये आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। याद रखिए, आपने इस लेक्चर के थ्रू ये समझा कि कैसे टेलवर्ड की वजह से उसी क्वेश्चन में आप डायरेक्शन अलग अलग, आपका पाथ डिफर हो जाता है। अगर एग्जामिन पूछा गया तो डिस्कस से वो कैसे अलग हो जाता है, अगर डिस्क्राइब पूछा गया तो एक्सप्लेन से कैसे अलग हो जाता है, अगर क्रिटिकली एग्जामिन है और क्रिटिकली एनालाइज है तो दोनों में कैसे अंतर हो जाता है। तो जब तक इस अंतर को आपके आंसर में इवैल्यूएटर देखेगा नहीं, तब तक आपके मार्क्स 85 से 115 नहीं पहुंचेंगे। और यहीं से मैंने अपने लेक्चर को स्टार्ट किया था कि कैसे आप अपने मार्क्स को 85 से 115 पहुंचा सकते हैं, राइट। तो चलिए, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि आंसर क्राफ्ट जो हमारी सीरीज है, इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों को करेंगे। पहला था कि 10 पैरामीटर्स क्या होते हैं जिनके बेसिस पे कोई कॉपी आपकी इवैल्यूएट होती है। दूसरा है टेल वर्ड्स का। नेक्स्ट विद इन ए वीक हम लोग एक और वीडियो सी पे लेके आएंगे जहाँ पे कैसे करंट अफेयर्स को आपको इंटीग्रेट करना है अपने स्टैटिक कंटेंट के साथ, और उसके बाद आपके आंसर्स को और इफेक्टिव बनाना है, इस चीज़ पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।